जय हिंद। कंप्लीट एडुटेरिया के 7500 प्लस बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस बुक में 150 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं और मैं यहाँ पर इस सीरीज़ में पूरे आपको ये 150 प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, आज का यह वीडियो प्रैक्टिस सेट 10 पर आधारित होने वाला है। 9 ऑलरेडी मैंने आपको प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि व्यायाम के दौरान मानव शरीर में पसीना आना निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया है। दोस्तों, तो यहाँ पर आपको याद रखना कि जो परासरण नियमन है इसकी प्रक्रिया है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दूसरा है कि शीत कोष्ठ भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं क्योंकि। दोस्तों, अगर आप किसी भी फल को अगर आप फ्रिज में रख देंगे तो वो ज़्यादा दिनों तक चलते हैं, अपेक्षा कि अगर आप किसी फल को बाहर रख देंगे उसकी अपेक्षा अगर आप फ्रिज में रखेंगे तो वो फल ज़्यादा दिनों तक सुरक्षित रहते हैं। तो क्योंकि उनमें श्वसन की दर घटा दी जाती है या घट जाती है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है कि कुछ समुद्रीय जंतु एवं कीट अंधेरे में अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं, इस परिघटना को क्या कहा जाता है। दोस्तों, इसको बायोलिमिनेसेंस कहा जाता है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों, 4 नंबर क्वेश्चन है कि पर्यावरण से संबंधित निम्नलिखित सम्मेलनों पर विचार करना है। ये दोस्तों कन्वेंशन हुए हैं, उसके बाद ये कब लागू हुए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर बेसल कन्वेंशन है, फिर टाडरडैम कन्वेंशन है, स्टॉकहोम कन्वेंशन है। तो दोस्तों, ये जितने भी कन्वेंशन हैं यहाँ पर वर्ष दिए गए हैं, तो ये सारे कन्वेंशन जो हैं हुए हैं, तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अब 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि वायु में उपस्थित निम्नलिखित में से कौन सी गैस पीतल के रंग को खराब करने के लिए उत्तरदायी है। दोस्तों, वायु में ऐसी कौन सी गैस है जो कि पीतल के रंग को खराब कर देती है। तो जो हाइड्रोजन सल्फाइड होती है गैस, ये दोस्तों पीतल के रंग को खराब कर देती है, इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तो परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है। यहाँ पर आपको ये बताना है कि परमाणु ईंधन की श्रेणी में कौन सा ईंधन नहीं आता है। तो कैडमियम नहीं आता, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 7 नंबर क्वेश्चन है कि जल के किस अवस्था का तापमान दोस्तों सर्वाधिक होता है। तो जो भाप होती है इसका दोस्तों तापमान सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 8 नंबर क्वेश्चन है कि किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। दोस्तों, आपको बताना है कि कौन सी विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। तो विटामिन ए जो है इसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, इसलिए हमें इस विटामिन की ज़रूरत बाहरी तत्वों से जैसे कि फल फूल सब्जियों से हमें मिलती है। जैसे गाजर में विटामिन ए सबसे ज़्यादा होता है, तो वहाँ से हमें इसकी पूर्ति करनी पड़ती है, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि अल्फा नामक विष निम्न में से किससे बनता है। तो ये आपको याद रखना कि कवक से बनाया जाता है अल्फा नामक विष, तो इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति में तंत्रिका कोशिका की लंबाई कितनी होती है। तो यहाँ पर दोस्तों 100 सेंटीमीटर होती है, इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है। तो दोस्तों, ये छिपकली जो है वो स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत नहीं आती है, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चूहा भी दोस्तों स्तनधारी के आता है, गिलहरी भी, बिल्ली भी, बट क्या है कि यहाँ पर छिपकली नहीं आती है, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब है यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सी हड्डी हथेली में पाई जाती है। तो यहाँ पर मेटाकार्पल्स जो है ये हथेली में हड्डी पाई जाती है, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर इनका होता है। तो छोटी आंत में इनका पाचन होता है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है। आपको यहाँ पर ये बताना है कि कौन सा विस्फोटक नहीं है। तो यहाँ पर नाइट्राइडो टालुइन ये दोस्तों है, डाइनाइट्रोग्लिसरीन ये भी दोस्तों है विस्फोटक, तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। सी देख लेते हैं, साइक्लो ट्राईमेथाइलिन ट्राईनाइट्रेमीन, तो ये भी है, तो गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर डी ऑप्शन नाइट्रो क्लोरोफॉर्म ये दोस्तों विस्फोटक नहीं, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कोशिका का निर्जीव भाग है। यहाँ पर ये बताना कि कोशिका का निर्जीव भाग क्या होता है। तो कोशिका भित्ति होती है, तो इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। भारतीय गणतंत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक मौर्य राजवंश ने अपनाया था।
तो यहाँ पर दोस्तों जो सारनाथ की लाट थी उसको मौर्य राजवंश ने अपनाया था, इसलिए दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शासकों में से किसने उच्च अधिकारियों से भरण पोषण के लिए भूमि का अनुदान दिया था? तो यहाँ पर दोस्तों जो हर्षवर्धन था इसने दिया था, तो इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 18 नंबर क्वेश्चन है कि मौर्य काल में प्रचलित विनिमय माध्यम कौन सा था? तो दोस्तों जो मौर्य काल में वस्तुओं का विनिमय था वो पड़ था, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 19 नंबर क्वेश्चन है कि अरब यात्री अल मसूदी ने किस शासक के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो ये दोस्तों जो महिपाल प्रथम थे इनके शासनकाल में अल मसूदी ने भारत की अरबी यात्री था ये, और भारत की यात्रा यहाँ पर की थी, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि पालों और प्रतिहारों के प्रशासन के संदर्भ में उपरिका शब्द का क्या तात्पर्य है? दोस्तों जो उपरिका होता था वो भुक्ति या प्रांत या प्रमुख को कहा जाता था। जो प्रांत का प्रमुख होता था उसको भुक्ति या फिर प्रांत का प्रमुख कहा जाता है, या फिर उपरिका उसको कहा जाता था, तो इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य कन्नौज के लिए हुए त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल थे? तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि जो कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष था उसमें कौन से राज्य शामिल थे। तो यहाँ पर दोस्तों जो चोल दोस्तों नहीं था, तो ये गलत हो जाएगा। पाल था दोस्तों, राष्ट्रकूट था, और यहाँ पर प्रतिहार था। तो 2, 3 और 4 करेक्ट हो जाएगा, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 22 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित घटनाओं पर हमें विचार करना है। कुतुब मीनार का निर्माण, तो ये सबसे पहले हुआ था। फिर फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु दूसरे नंबर पर हुई। भारत में पुर्तगालियों का आगमन 3 पर हुआ। उसके बाद कृष्णदेव राय का शासनकाल आया, तो 4। तो मतलब 1, 2, 3, 4 ये दोस्तों सही क्रम है, तो इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 23 नंबर क्वेश्चन है कि मध्यकालीन भारत के दौरान फड़म शब्द का उल्लेख किया गया था। दोस्तों जो फड़म शब्द था वो सिक्कों के लिए यूज़ किया गया था, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 24 नंबर क्वेश्चन है कि लॉर्ड मेयो के बारे में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है कि लॉर्ड मेयो के कौन कौन से यहाँ पर कथन कुछ दिए गए, फिर नीचे कौन सा सही है वो यहाँ पर बताना है। लॉर्ड मेयो भारत के 5वें वायसराय थे, तो ऐसा नहीं है दोस्तों, ये 5वें वायसराय नहीं थे, इसलिए गलत हो जाएगा। भारत में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई, बिल्कुल सही है। इनकी मृत्यु 8 फरवरी 1972 को पोर्ट ब्लेयर में हुई थी, और इन्हें डबलिन में दफनाया गया था, बिल्कुल सही है, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। फिर है फोर्थ वाला कि लॉर्ड मेयो 1869 से 1872 के बीच भारत के गवर्नर जनरल बने थे, तो ये भी सही है। तो 2, 3 और 4 मतलब डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नेता असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं था और आंदोलन के कारण कांग्रेस छोड़ दिया था उसने? तो यहाँ पर दोस्तों एनी बेसेंट हैं, मोहम्मद अली जिन्ना, बिपिन चंद्र पाल, तो दोस्तों ये तीनों थे, इसलिए इनमें से सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 26 नंबर क्वेश्चन है कि सत्ता हस्तांतरण के समय निम्नलिखित राज्यों में से किस में कांग्रेस दल का पूर्ण विकसित संगठन था? तो यहाँ पर दोस्तों जो पूर्ण विकसित संगठन था वो मैसूर में था, इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 27 नंबर क्वेश्चन है कि पेशवाई को कब समाप्त कर दिया गया था? क्योंकि दोस्तों पेशवा एक पद होता था जिसको कब समाप्त किया गया था? तो 1818 में दोस्तों इसको समाप्त कर दिया गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैं पूरे आपको 150 प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूँ इस सीरीज़ में। तो अगर आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो आने वाले जो प्रैक्टिस सेट हैं उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। चलिए अब 28 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत में भवन वास्तु पर स्पष्ट फ्रेंच प्रभाव कहाँ परिलक्षित होता है दोस्तों? तो यहाँ ये दो है दोस्तों, पुदुचेरी में होता है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 29 नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पर भारत में निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पैनल कोड मतलब सिविल प्रोसीजर कोड या फिर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किया गया था? तो ये दोस्तों जो है ये लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है कि वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की थी? दोस्तों जब भारत आज़ाद हुआ था
उससे पहले क्रिप्स मिशन आया था और बाद में लॉर्ड वेवल आए थे जिन्होंने भारत को आज़ादी दिलाई थी। तो यहाँ पर दोस्तों जो 30 नंबर क्वेश्चन है उसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। जो अबुल कलाम आज़ाद थे इन्होंने दोनों से वार्ताएं की थी, बातचीत की थी, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों 31 नंबर क्वेश्चन है कि हमारे सौर मंडल में से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि हमारा सौर मंडल कैसा है दोस्तों। तो सप्तऋषि बिग वियर तारामंडल का हिस्सा है, बिल्कुल सही है। सप्तऋषि उर्सा मेजर तारामंडल का हिस्सा बनाता है, बिल्कुल सही है। क्षुद्र ग्रह बेल्ट मंगल और पृथ्वी की कक्षाओं के मध्य है, ये दोस्तों नहीं होगा। और सी आप फोर्थ है दोस्तों यहाँ पर कि सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सिरे है या फिर सिरे इसको बोलते हैं, तो ये भी करेक्ट है। तो 1, 2 और 4 मतलब डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 32 नंबर क्वेश्चन है कि सियाचिन हिमनद, जो दोस्तों जो सियाचिन हिमनद है वो कहाँ पर स्थित है। तो ये दोस्तों नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है कि पुराणों में किस नदी को मेकल पर्वत मतलब या फिर मैकाल पर्वत की कन्या मेकल सुता कहा जाता है। तो दोस्तों ये जो मेकल सुता था ये दोस्तों नर्मदा को कहा जाता था, इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है कि भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किन देशों से होकर के गुजरती है। तो ये दोस्तों मालदीव, बैगान और ब्राज़ील से होकर के गुजरती है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 35 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 355 के तहत संघ का यह कर्तव्य है कि वह, दोस्तों संघ का क्या कर्तव्य है कि वह बाहरी एवं आंतरिक अशांति के राज्यों की रक्षा करे, बिल्कुल सही है दोस्तों। तो ए ऑप्शन ही यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 36 नंबर क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सभापति के रूप, अब दोस्तों 36 नंबर क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति क्या नहीं करता है। दोस्तों तो यहाँ पर उपराष्ट्रपति क्या नहीं करता है, लोकसभा व राष्ट्रपति के समक्ष राज्यसभा का प्रवक्ता होता है, दोस्तों ये काम नहीं करता है वो, इसलिए सी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। अब 37 नंबर क्वेश्चन है कि किस संवैधानिक सरकार के 2 आधारभूत मूल्य क्या होते हैं। दोस्तों कोई भी अगर संवैधानिक सरकार है तो उसके 2 आधारभूत मूल्य क्या होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मूल्य बताना है तो स्थिरता और स्वतंत्रता होती है, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 38 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस गुण से यह निर्धारित होता है कि भारत एक संविधान परिसंघीय है। दोस्तों ये किस गुण से पता चलता है, तो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण से पता चलता है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 39 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर लोकसभा भंग कर सकता है। तो ये दोस्तों केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर कर सकता है लोकसभा को भंग, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है कि लोकसभा के सचिवालय का नियंत्रण प्रत्यक्षतः रहता है, तो यहाँ पर किसके अंडर में रहता है, तो लोकसभा अध्यक्ष में रहता है, तो इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है कि निसार मिशन इसरो तथा इसके मध्य की संयुक्त परियोजना है। दोस्तों निसार दोस्तों क्या है, तो यहाँ पर नासा है और इसरो की दोस्तों है, इसलिए इसको निसार बोला गया, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ करंट अफेयर के भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे प्रैक्टिस सेट में देखने को मिल जाएंगे। अगर आप इन प्रैक्टिस सेट को अच्छे से देखते रहेंगे, कंप्लीट देखेंगे, तो आपकी जो बेसिक चीज़ें हैं, जनरल स्टडीज़ की जो भी चीज़ें हैं वो आपकी क्लियर होती चली जाएंगी। अब 42 नंबर क्वेश्चन है कि द गोल्डन ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों जो गोल्डन ईयर पुस्तक है उसके लेखक रस्किन बॉन्ड हैं, आपको बहुत याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब 43 नंबर क्वेश्चन है कि उस्ताद आमिर खान किस घराने से संबंधित थे। दोस्तों जो उस्ताद आमिर खान थे ये इंदौर घराने से संबंधित थे, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है कि व्यवस्था विश्लेषण सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। तो यहाँ पर दोस्तों डेविड ईस्टर ने किया था, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 45 नंबर क्वेश्चन है कि तापू लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है, तो अरुणाचल प्रदेश से है, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है कि फल्गु नदी पर बने देश के सबसे लंबे रबर डैम गयाजी की पुल लंबाई दोस्तों यहाँ पर कितनी है, इस पुल की कितनी लंबाई है, तो दोस्तों यहाँ पर 441 मीटर, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों के विनाश का परिणाम नहीं था। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि कौन सा इसका परिणाम नहीं था।
तो आत्मनिर्भर ग्रामीण आर्थिक व्यवस्थाएं, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 48 नंबर क्वेश्चन है कि संघीय बजट में राजकोषीय घाटे का दोस्तों क्या अर्थ होता है। तो यहाँ पर जो राजकोषीय घाटा होता है ये बजट घाटे और आंतरिक तथा बाह्य ऋणदान में निविल वृद्धि का योग होता है, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों 49 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय मतलब बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक दोस्तों यहाँ पर नहीं है, तो कीटनाशक नहीं है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 50 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह निम्न में से उच्च पोषण स्तर से जाने में कम होता है, निम्नलिखित द्वारा समझाया जा सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो ऊष्मागतिकी या थर्मोडायनेमिक्स है के द्वितीय नियम द्वारा यहाँ पर समझाया जा सकता है, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस थे 50। अब कुछ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं, उनको भी मैं पढ़ लेता हूँ, आपको बता देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों जो ऋग्वेद है यह सबसे प्राचीन वेद है। आपको याद रखना ऋग्वेद कैसा वेद है, तो सबसे प्राचीन वेद है। इस वेद में ऋचाओं को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है, होत्र कहा जाता है। इस वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। फिर है इस वेद में 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख होता है, तो ये भी आपको याद रखना कि 9वें मंडल में किसका उल्लेख है, तो सोम देवता का है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इस वेद में 10वें मंडल में 4 वर्ण मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र का उल्लेख है। दोस्तों वर्ण क्या होता था, उस समय जातियाँ होती थी, उनको वर्ण कहा जाता था। तो आपको याद रखना है कि इस वेद के जो ऋग्वेद है इसके 10वें मंडल में वर्णों की बात की गई है। फिर है नेक्स्ट पॉइंट इस वेद में इंद्र के लिए 250 एवं अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। नेक्स्ट है कि गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख इसी वेद में मिलता है, मतलब ऋग्वेद में गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है कि इस वेद में गाय के लिए अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया है, मतलब अघन्य का मतलब होता है न मारने वाला, तो इसलिए ये पूजनीय थी। तो यहाँ पर ये हो जाएगा अघन्य शब्द का प्रयोग गाय के लिए किया गया है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगी होंगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नए हैं चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैं आपको पूरे प्रैक्टिस सेट डेली लेकर के आ रहा हूँ। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।